हेलो बच्चों, टॉपिक है आज का, इसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के बेटा दूसरे लॉ को हम दूसरे नाम से कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरे नाम से इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट। ये जो मेंडल का दूसरा लॉ है ना, ये मेंडल इसमें हमें बता रहा है, इसमें मेंडल खुद भी सवालात उठाता है अपने दिमाग में कि अगर एक जानदार जो है इसमें दो कैरेक्टर्स का डिफरेंस हो, क्या वो दो कैरेक्टर आगे पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे इंडिपेंडेंटली, या फिर वो दोनों कैरेक्टर्स जो है डिसअपेयर हो जाएंगे, या फिर ये दोनों जो डोमिनेंट कैरेक्टर या दोनों जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं ये पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर ही नहीं होंगे, या उनमें कोई वेरिएशन वगैरह भी आएगी, या ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे या नहीं होंगे, या डिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इस सवालों के जवाबात को मालूम करने के लिए मेंडल अपना सेकंड लॉ करने जा रहा है, जिसमें इन्होंने क्या किया, ये दो प्लांट लिए मटर के, इन दोनों के अंदर दो कैरेक्टर्स का डिफरेंस था। एक कैरेक्टर था हाइट का। अब देखें, एक जो ये प्लांट है वो टाल है, दूसरा क्या है, ड्वार्फ है। हाइट का फर्क था। दूसरा फर्क था इसकी बीज की शक्ल के अंदर। ये जो टाल प्लांट है ना, इसके बीज की जो शक्ल है वो राउंड है, इसका बीज गोल है। ड्वार्फ जो प्लांट है, इसके बीज की जो शक्ल है वो झुर्रियों वाली है, रिंकल्ड है। यानी कि इन दो कैरेक्टर्स का डिफरेंस था इन दोनों प्लांट्स के अंदर। टाल राउंड प्लांट, दूसरा था ड्वार्फ रिंकल्ड। अब आपको पता है ड्वार्फ रिंकल्ड जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर को हम हमेशा स्मॉल ABC के अंदर लिखते हैं। अब ये रहा इनका जीनोटाइप इन दोनों प्लांट्स का। अब ये जो प्लांट है आपका, ये क्या है बेटा, टाल राउंड है। इसके अंदर गैमेट्स बने, वो गैमेट्स ऐसे बनेंगे टाल राउंड वाले। अब आपको पता है गैमेट के अंदर एक ही जीन आती है, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं ना। जानदार जो होते हैं उनमें एक कैरेक्टर की दो जीन है, क्योंकि जानदार डिप्लॉइड होता है, उसमें एक जीन माँ की होती है, एक बाप की होती है। अब इसके अंदर सारे गैमेट्स ऐसे बनेंगे इस प्लांट के अंदर, टाल राउंड के अंदर। दूसरा पौधा है ड्वार्फ रिंकल्ड, इसके अंदर सारे गैमेट्स ऐसे बनेंगे, ड्वार्फ रिंकल्ड। अब इन दोनों गैमेट्स को ये मेंडल मिला रहा है बुरश के थ्रू। ये जो प्लांट है इसके फ्लावर के ऊपर मेंडल रब करता है ब्रश को, और वहां से गैमेट्स उठाता है पोलिंग ग्रेन, और इन पोलिंग ग्रेन को ब्रश के थ्रू ट्रांसफर करता है इन प्लांट के फ्लावर्स के ऊपर। ऐसे इसके जो गैमेट्स आ गए इस प्लांट के पास, फिर इन दोनों के गैमेट्स मिल जाते हैं बेटा। तो जैसे ही इन प्लांट के दोनों गैमेट्स मिलेंगे तो यहाँ पे हमें F1 जनरेशन मिल जाएगी। यानी कि इस प्लांट के अंदर ये गैमेट्स अंदर जाके फ्लावर के अंदर उसके अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर कुछ महीनों के बाद हमें इनका बीज मिलेगा। इस बीज को हम कहते हैं प्लांट का बच्चा। ठीक, अच्छा, ये बीज मिला। ये बीज क्या है, इन दोनों की पहली पीढ़ी है। इस बीज को मेंडल भाई साहब ने बोया जमीन में। फिर ये बीज से जैसे ही पौधा निकला, तो ये पौधा जो था ये पहली पीढ़ी वाला, ये कौन सा पैदा हुआ, टाल पैदा हुआ। और इसके अंदर जो दाने पैदा हुए वो सारे के सारे कौन से पैदा हुए, राउंड पैदा हुए। यानी कि F1 जनरेशन पूरी की पूरी चली गई एक पेरेंट के ऊपर। F1 जनरेशन में जो हाइट पैदा हुई वो सारी की सारी टाल पैदा हुई, और शेप जो पैदा हुई सारी की सारी कौन सी हुई बेटा, राउंड पैदा हुई। पर ये थी F1 जनरेशन सारी की सारी हेटेरोजाइगस, क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट थे ना। इन दो डिफरेंट पेरेंट का ये बच्चा है, और ये बच्चा इस पेरेंट के ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं गया है, पर इस पेरेंट की जीन पड़ी है। फिर मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन वाला जो प्लांट है इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया। यानी कि ये जो प्लांट है इसके जो गैमेट्स हैं वो खुद ही अपने एक साथ मिल रहे हैं। मेंडल ने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई ब्रश व्रश नहीं उठाया। यहाँ पे ये जो प्लांट है F1 जनरेशन का बेटा, इसके अंदर आपको पता है 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। वो कैसे देखें, कैपिटल T कैपिटल R, एक ऐसा गैमेट बनेगा। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल T स्मॉल r। ठीक है, ये दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल A1। फिर तीसरा गैमेट ये बनेगा स्मॉल t स्मॉल r, एंड देन बनेगा स्मॉल t कैपिटल R। 4 तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह के स्पर्म बनेंगे, 4 तरह के अंडे भी बनेंगे। फिर ये 4 तरह के अंडे और स्पर्म जब मिलेंगे तो 16 टोटल बच्चे हमें मिलेंगे, और ये जो बच्चे 4 कैरेक्टर्स वाले पैदा होंगे। तो F2 जो जनरेशन थी इस प्लांट की, F1 पौधों की,
इस पौधे से जो भी हमें 16 बीज मिले, वो 16 बीजों को जब मेंडल ने बोया, जमीन के अंदर सोन किया, तो इसको 4 तरह के पौधे दिखाई दिए। यहां पे 9 जो पौधे थे, इन 16 में से ये जो 9 पौधे थे, ये 9 पौधे इसको नजर आए थे टाल राउंड, हाइट में टाल थे और इसकी शेप जो थी बीज की वो राउंड थी। 3 ऐसे पौधे दिखाई दिए जो क्या थे, टाल थे पर राउंड नहीं थे, वो रिंकल थे। 3 पौधे टाल रिंकल थे। ये एक नया करेक्टर है भाई। टाल प्लांट के अंदर बीज तो राउंड था, पर यहां पे 3 बच्चों के अंदर कौन सा करेक्टर पैदा हुआ, टाल रिंकल पैदा हुआ। वेरिएशन आ गए ना। अच्छा, ऐसे 3 बच्चे ऐसे मिले जो थे डिवार्फ राउंड। अब डिवार्फ के अंदर क्या था, करेक्टर रिंकल था, पर यहां पे 3 बच्चे कौन से पैदा हुए, डिवार्फ राउंड वाले। क्यों, देखें यहां पे आप देखें, ये डिवार्फ पैदा होंगे नहीं, ये स्मॉल टी वाला गेमेट जब मिलेगा तो बच्चा जाहिर सी बात है क्या होगा, डिवार्फ होगा। कैपिटल आर कैपिटल जब आएगा तो राउंड होगा, या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला आएगा तो भी राउंड होगा। तो डिवार्फ राउंड बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ F2 जनरेशन का जो क्या था, डिवार्फ था और रिंकल था। यानी कि इसमें जो ये टाल राउंड और डिवार्फ रिंकल थे, ये दोनों बच्चे कंप्लीट गए अपने पेरेंट के ऊपर। और ये जो बच्चे पैदा हुए ये नॉन पेरेंटल हैं, ये बिल्कुल चेंज हैं। ये आधे गए अपने एक पेरेंट पे, आधे गए दूसरे पेरेंट पे। इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, चेंजेस, वेरिएशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, वेरिएशन एवोल्यूशन के बारे में भी देखो हमें मेंडल बता के गया है। यही था मेंडल का सेकंड लॉ, और ये था मेंडल के सेकंड लॉ का फिनोटाइप रेशियो, 9:3:3:1। अच्छा, अब ये मेंडल का जो सेकंड लॉ है ये हर कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता है, इसकी भी लिमिट है। क्योंकि मेंडल खुद एक साइंटिस्ट नहीं था, मेंडल का साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, वो एक दरवेश था, मोंक था, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से चीजों को ऑब्जर्व करके हमें बता रहा था, लिख रहा था अपनी रिसर्च के अंदर। मेंडल ने हमें बखूबी कुछ चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझाया था। जैसे कि मेंडल ने ही बताया था कि जीन्स क्या होती है, एलील्स क्या होते हैं। जीन्स की 2 कंडीशन होती हैं, या तो जीन डोमिनेट होगी या तो वो रिसेसिव होगी, दूसरी कोई जीन्स की कंडीशन नहीं होगी। पर मेंडल के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जीन्स जो हैं वो डोमिनेट और रिसेसिव नहीं होती हैं। मेंडल ने 2 ही चीजें कही थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिव। पर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, को डोमिनेंस कंडीशन भी होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होती है, प्लियोट्रॉपी भी होती है, पॉलीजेनिक कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट भी होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी होती है, मल्टीपल अलील्स भी होते हैं। मेंडल ने कहा था कि सिर्फ 2 तरह की जीन होगी, या तो वो जीन डोमिनेट होगी या रिसेस होगी। जैसे सिंपल आप मान लें, हम दुनिया में जो इंसान हैं, हमारी आंखें मेंडल के मुताबिक 2 तरह की होनी चाहिए, काली या यूं समझें भूरे कलर की। ठीक, ब्राउनिश कलर, ब्लैक या ब्राउनिश। क्या दुनिया में इंसानों की आंखों के कलर 2 हैं? नहीं, बहुत सारे कलर हैं। ऐसे मेंडल के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल इंसान की हाइट 2 तरह की होनी चाहिए, टाल या डिवार्फ। क्या दुनिया में इंसान टाल या डिवार्फ है? नहीं, बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक बंदा है, ये एक बंदी है, इसकी हाइट 7 फीट है और इसकी वाइफ की हाइट 4 फीट है। क्या इनके जो बच्चे हैं पहली पीढ़ी वाले, वो सारे के सारे 7 फीट वाले पैदा होंगे? नो, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा ये इन कपल्स का कुछ बच्चा, मिसाल एक बच्चा पैदा हुआ भाई, मान लेते हैं 7 फीट का, क्या सारे 7 फीट के होंगे इसके मुताबिक? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरा बच्चा जरूर 6 फीट का होगा, कुछ बच्चा 3 फीट का भी हो सकता है, कुछ बच्चा 5.5 फीट का भी हो सकता है, वेरिएशन आती है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी बॉडी में या जानवर की बॉडी में जो ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं उनकी जीन 2 नहीं है, 2 से ज्यादा होती हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। और ये जीन्स जो है ये को डोमिनेंट भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ये दोनों डोमिनेंट जीन जो हैं इसमें से कोई एक आधी काम करे, नहीं, ये 2 भी काम कर सकती हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर का काम भी कर सकती हैं, वेरिएशन भी ला सकती हैं, एवोल्यूशन भी करा सकती हैं। अच्छा, अगर ये जो जीन्स हैं बंदे के अंदर, इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये कैरेक्टर आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। यहां अगर म्यूटेशन हो गई बंदे में तो मेंडल का सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं? मेंडल का सेकंड लॉ फेल हो चुका है इन चीजों की डिस्कवरी के बाद। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है ना। मेंडल का सेकंड लॉ बेटा तभी अप्लाई होगा जब बंदे के अंदर 2 ही कैरेक्टर हो और वो 2 ही कैरेक्टर आगे ट्रांसफर हो, कोई तीसरा कैरेक्टर मौजूद ना हो, तभी हम कहेंगे मेंडल का ये सेकंड लॉ एप्लीकेबल है। पर आजकल जो हम इंसान है, जो जानदार दुनिया में रह रहे हैं, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो भी डिप्लॉय जानदार हैं,
उनके ऊपर मेंडल का ये सेकंड लॉ अप्लाई 99.9% नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये जो चीजें डिस्कवरी म्यूटेशन जैसे आ गई। अब मिसाल है, ये बंदा टाल राउंड है, इस प्लांट के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए रेज वगैरह की वजह से, वायरस की वजह से, टाल जीन राउंड जीन इसमें खत्म हो जाए, तो ये टाल राउंड करेक्टर तो आगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे। मेंडल की ये बातें तो तहस नहस हो जाएंगी। तो म्यूटेशन डिस्कवर के बाद मेंडल का सेकंड लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। अगर म्यूटेशन हो जाए, ये टाल राउंड जीन चेंज हो जाए किसी नए करेक्टर में, तो ये मेंडल की ये बातें धरी की धरी रह जाएंगी। और ये हकीकत भी है बेटा। म्यूटेशन है, ऐसे क्रॉसिंग ओवर है, कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मल्टीपल अलील्स हैं, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजन इंटेंस हैं, ये सारी की सारी चीजें की डिस्कवर के बाद मेंडल का सेकंड लॉ क्या हो गया है? फेल हो गया है। अभी इसको हम लॉ नहीं कह सकते, आगे चलकर ऐसा कानून आ भी जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना। तो ये था मेंडल का सेकंड लॉ। मेंडल का बेटा सेकंड लॉ सिर्फ अप्लाई होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं जाना उनके ऊपर, और उनमें भी उनके अंदर ट्रेड दो ही हो बस। अच्छा जी, इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं, जो डिप्लॉइड जानदार उनके ऊपर अप्लीकेबल है कुछ कंडीशंस के अंदर। हैप्लॉइड जानदार जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनके ऊपर मेंडल का सेकंड लॉ अप्लाई भी नहीं होता है। जो जानदार माइटोसिस करते हैं, जो फिजन करते हैं, जो बडिंग करते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके ऊपर भी मेंडल का ये सेकंड लॉ अप्लाइकेबल नहीं है। क्लियर ये बातें सारी चीजें? यही था मेंडल का सेकंड लॉ जो अच्छी तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं।